पटना की सर्द रात अपनी चुप्पियों में कई राज समेटे थी। चांद बादलों से झांक रहा था, जैसे किसी अधूरी कहानी को देख रहा हो। मुख्यमंत्री ज़यान अल-मुतकाबिर 32 वर्षीय युवा नेता अपनी काली गाड़ी में बैठा शांत नजर आ रहा था, पर अंदर से टूट सा रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें अक्सर एक ही नाम पर ठहर जाती थी, लियाना नूर। वो लड़की जिससे वह कभी मिला नहीं, जिसकी तस्वीर भी उसने कभी नहीं देखी, लेकिन बचपन से ही उसके हर खर्च, हर जरूरत की जिम्मेदारी ज़यान ने निभाई थी। क्यों? क्योंकि यासीन अख्तर कुरैशी, जो ज़यान के पिता के समय से उनके वफादार ड्राइवर रहे थे, ने एक दिन बस इतना कहा था, साहब, मेरी बेटी माँ के बिना है। अगर मैं कभी न रहूं, तो उसका ख्याल रखिएगा। ज़यान ने वादा किया और वो निभाया चुपचाप। हर महीने पैसे भेजे, स्कूल की फीस भरी, किताबें, कपड़े, पर कभी उससे मिला नहीं। बस उसके नाम से उसे सुकून मिलता था। उधर पटना की एक गली में लियाना नूर अपने छोटे से घर में सुबह की चाय बना रही थी। आंगन में तुलसी, दीवारों पर पापा की मरम्मत की हुई घड़ी और रसोई में पुराने रेडियो की आवाज, यही थी उसकी दुनिया। लियाना बेहद मासूम, शांत और गहराई से भरी लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से पापा ही उसका सब कुछ थे, उसकी दुनिया, उसकी खुशियाँ, उसका सहारा। उस दिन जैसे ही उसके पापा यासीन अपनी ड्रेस पहनकर निकलने लगे, लियाना दौड़ती हुई दरवाजे तक आई। पापा, आज मत जाइए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यासीन मुस्कुराए, उसका सिर सहलाया और बोले, पगली, तेरा पापा हर रोज जाता है और हर शाम तेरे लिए लौट कर आता है। आज मिठाई भी लाऊंगा तेरे लिए। डर मत। लियाना ने उनका हाथ पकड़ा और बस देखा, जैसे अलविदा कहना नहीं चाहती थी। उधर मुख्यमंत्री का काफिला निकला। ज़यान पीछे बैठा था, चुप, गंभीर। रास्ता सुनसान था, तभी अचानक नकाबपोश हमलावरों ने गाड़ी को घेर लिया। गोलियों की आवाजें गूंज उठी। यासीन ने बिना एक पल गंवाए गाड़ी मोड़ी और खुद को ज़यान के सामने ढाल दिया। 3 गोलियां, एक जीवन। जमीन पर गिरते हुए बस इतना कहा, साहब को कुछ नहीं होना चाहिए, लियाना को बता दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ज़यान का दिल बैठ गया। वो इंसान, जिसने उसे जिंदगी भर वफादारी दी, उसकी बेटी का नाम, अब एक अधूरी जिम्मेदारी नहीं, एक जिंदा एहसास बन चुका था। अगली सुबह मुख्यमंत्री हाउस से गाड़ी भेजी गई। सिपाही ने कहा, मुख्यमंत्री साहब ने आपको हवेली बुलाया है। लियाना चुप रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब गुस्सा था। अब क्यों? जब मेरा सब कुछ चला गया। वो हवेली नहीं जाऊंगी। मेरी दुनिया तो पापा के साथ चली गई। उसने गाड़ी की ओर पीट की और वापस घर के अंदर चली गई। एक अधूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। क्या कभी ये रिश्ता मुकम्मल होगा? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 3 गलियों से हवे पटना की हवाओं में अब भी मातम घुला हुआ था। यासीन अख्तर कुरैशी की शहादत की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी, लेकिन मीडिया, अफसरशाही और संवेदनाओं की भीड़ से दूर एक छोटी सी खामोश गली में एक बेटी अपने आंसुओं को पत्थर बना चुकी थी। मुख्यमंत्री हाउस से आए सिपाही जब लियाना नूर से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने एक साफ और सख्त इंकार सुना। अब मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। जो मेरी दुनिया थी, वो जा चुकी है। हवेली नहीं जाऊंगी। सिपाहियों ने जब ये खबर ज़यान को सुनाई, तो पहली बार उसका चेहरा सख्त नहीं, बेचैन दिखा। वो जानता था अब ये मामला सियासत या सहानुभूति का नहीं, दिल का था। शाम ढलते ढलते ज़यान खुद अपनी काली गाड़ी में बैठा। इस बार कोई काफिला नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं, बस वो और एक कर्ज, जो अब दिल से जुड़ चुका था। ज़यान का परिवार, इज्जत, ताकत और रिश्तों की जड़ें। ज़यान की दुनिया सिर्फ सत्ता नहीं थी, वो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता था जो बिहार की राजनीति में दशकों से गूंजता आया था। उसकी मां मरियम एक बेहद खूबसूरत, सलीकेदार और काबिल महिला थी। वो कभी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी रह चुकी थी और आज भी लोग उन्हें इज्जत से बेगम साहिबा कहते थे। उन्होंने ही ज़यान को सीधा, सच्चा और सोचने वाला इंसान बनाया। पिता अफरोज अल मुतकबिर एक सख्त किरदार, भारी आवाज और फौलादी सोच वाला व्यक्ति, जो अब राजनीति से दूर थे, पर घर में अब भी उनके शब्द आखिरी माने जाते थे। लोग उनसे डरते थे, लेकिन घर के बच्चों को प्यार से समझाते भी थे। ज़यान के 3 छोटे भाई, अकीब, जो मीडिया और सोशल हैंडलिंग में माहिर था, आतिफ, जो कानूनी और भाषणों में ज़यान की ताकत था, और सबसे छोटा जुबैर, जो जमीनी स्तर पर संगठन चलाता था। तीनों भाई ज़यान को सिर्फ नेता नहीं, बड़ा भाई मानते थे और राजनीति में उसकी रीढ़ बने हुए थे। घर में सबसे खास रिश्ता ज़यान का था अपने दादा फखरुद्दीन अल मुतकबिर से। एक वक्त के पावरफुल सांसद रहे फखरुद्दीन अब उम्र के आखिरी पड़ाव में थे, लेकिन उनका किरदार अभी लौह जैसे मजबूत था। उनकी आंखों में जिंदगी का अनुभव, दिल में परिवार की धड़कनें और जुबान में अब भी असर था। ज़यान, तुझ में तेरे दादी की मोहब्बत और मुझ में तेरा जुनून है, वे अक्सर कहते थे। ज़यान का लियाना से पहली बार सामना। शाम उतर चुकी थी जब ज़यान अपनी गाड़ी से उस गली में उतरा, बिना कोई सुरक्षा, बिना रॉक के। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर एक दुनिया बंद थी। ज़यान ने धीरे से दस्तक दी। अंदर से खामोशी आई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और सामने थी लियाना नूर, सादा सलवार में, बिना किसी बनावट के, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ और फिर भी कुछ ऐसा जो ज़यान ने कभी महसूस नहीं किया था। दोनों चुप। ज़यान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द भारी लग रहे थे। मैं आया हूँ तुम्हें लेने। लियाना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब क्यों? जब मेरी दुनिया बिखर गई, तब आप क्यों आए? क्या एक नाम जानना काफी था? आपने मेरे लिए सब किया, मैं जानती हूँ, पर आपने मुझे कभी देखा नहीं। अब जब सब चला गया, तो हवेली से क्या मिलेगा मुझे? ज़यान चुप रहा, फिर उसकी आवाज टूटी, मगर साफ थी। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि डरता था कि अगर एक बार देख लिया, तो फिर वो रिश्ता कागजों से दिल तक पहुंच जाएगा। और अब वो पहुंच चुका है। लियाना की आंखें भीगने लगी, लेकिन उसने पलकें नहीं झपकाईं। मैं पापा के लिए नहीं, खुद के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी नहीं। ज़यान ने सर झुकाया। उसने जबरदस्ती नहीं की। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हवेली का दरवाजा नहीं, दिल का दरवाजा खुला रहेगा। जब चाहो आ जाना। ज़यान लौट गया, लेकिन उस दिन एक बंधन जंग ले चुका था, बिना किसी वादा, बिना किसी इकरार के। आगे क्या होगा? क्या लियाना अपने टूटे दिल को जोड़कर ज़यान की दुनिया में कदम रख पाएगी, या ज़यान का इंतजार सिर्फ एक सियासी कहानी बनकर रह जाएगा? शुरुआत पापा की आवाज के बिना होती। अध्याय 3 गलियों से हवेली तक का सफर। लियाना नूर की दुनिया अब 4 दीवारों और ढेर सारी यादों तक सिमट चुकी थी। हर सुबह की शुरुआत पापा की आवाज के बिना होती और हर रात उनका नाम आंखों में समा जाता।
मुख्यमंत्री ज़यान अल मुताकबिर जब उसके दरवाजे आया था, उसने सारा आत्मसम्मान जुटाकर साफ इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी मजबूरी को हमदर्दी समझे। ज़यान चुपचाप लौट गया था, मगर पूरी तरह नहीं। जाते जाते उसने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही फ़हीम को इशारा दिया था। उस पर नज़र रखो, पर दूर से। अगर कुछ भी गलत लगे, एक पल की भी देर मत करना। फ़हीम उसकी आज्ञा समझ गया था, और कुछ ही दिन बाद वो पल आ गया जब एक खामोश निगाह ने एक तूफान की शुरुआत देखी। अमावस्या, अकेलापन और उम्मीद का संघर्ष। लियाना को अब खुद ही अपने घर का खर्च चलाना था। उसके पास कोई साधन नहीं बचा था, ना कोई रिश्तेदार, ना सहारा। उसने तय किया कि अब खुद नौकरी ढूंढेगी। एक दिन वो पास के रेस्टोरेंट में गई, उम्मीद थी कि शायद वेट्रेस का काम मिल जाए। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसते हुए बोला, तुम जैसी सीधी सादी लड़कियां इस काम के लिए नहीं बनी। यहाँ लोग खाने से ज्यादा चेहरों पर ध्यान देते हैं। लियाना कुछ नहीं बोली, बस आंखों में अपमान और होठों पर मौन लिए बाहर निकल गई। हंसिया चांद जब साया डर बन गया। शाम ढल रही थी, हवा में हल्की ठंडक थी और रास्ते सुनसान। लियाना अकेली लौट रही थी, दिल में टूटा आत्मसम्मान और आंखों में थकान। जैसे ही वह मोहल्ले के पुराने पुल के पास पहुंची, एक जाना पहचाना साया सामने आ गया। समीर कादरी, वो गुंडा जो कभी उसके पापा से डरता था, अब बेखौफ मुस्कुरा रहा था। बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए, अब तेरा रक्षक नहीं रहा, अब कोई रोकने वाला भी नहीं। लियाना की रगें कांप उठीं। समीर ने रास्ता रोका और उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में हवस थी। आ जाना, अकेली है तू, अब चल कहीं बैठकर चाय पीते हैं। लेकिन उसी क्षण लियाना के भीतर कुछ टूटकर बाहर आया। वो डर जो अब तक उसे चुप रखे था, अब गुस्से में बदल चुका था। उसने जोर से समीर को धक्का दिया, ऐसा धक्का कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हाथ लगाकर देखा दोबारा, लियाना चिल्लाए और दौड़ पड़ी। छाया से समाचार। फ़हीम, जो थोड़ी दूरी पर निगरानी कर रहा था, ये सब देख चुका था। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और ज़यान को सूचना दी। साहब, समीर कादरी ने लियाना को रोकने की कोशिश की। उसने उसे धक्का दिया और घर भाग आई है। बहुत डर गई थी। फायर जब चुप्पी से तूफान निकला। फ़ोन कटते ही ज़यान की आंखें सुर्ख हो गईं। वो ऑफिस में था, लेकिन अब सब कुछ फेंक दिया। पूरा काफिला निकालो, मैं उसका साथी बनकर नहीं, रक्षक बनकर जा रहा हूँ। रिवॉल्विंग लाइट, सायरन, सन्नाटा और सारा मोहल्ला। रात के सन्नाटे को चीरते हुए मुख्यमंत्री का काफिला मोहल्ले में दाखिल हुआ। हर दरवाजे, हर खिड़की से आंखें झांक रही थीं। ज़यान अल मुताकबिर, मुख्यमंत्री खुद आया है। किसके लिए? कहीं लियाना के लिए तो नहीं। और फिर गाड़ियों का काफिला लियाना के छोटे से घर के सामने रुका। ज़यान उतरा, आंखों में गुस्सा, दिल में तूफान। दिल टूटना सामना। दरवाज़ा खटखटाया नहीं, जैसे झिंझोड़ा। लियाना ने खोला, सामने वही शख्स खड़ा था जिसे वह पापा की मौत का गुनहगार समझती थी। तुम ठीक हो? ज़यान की आवाज़ भारी थी। लियाना ने कहा, मैं ठीक हूँ, डरने की आदत हो गई है। ज़यान ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने मुझे रोका, माना, लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ। और जब बात वादे की हो, तो मैं खुद को भी नहीं रोकता। लियाना की आंखें नम हो गईं। क्या आपके पास अब जवाब है, जब पापा नहीं रहे? ज़यान ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, हाँ, जवाब ये है, मैं अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, तुम्हारे पापा की आखिरी उम्मीद हूँ। पूर्णिमा मोहल्ले के सामने इकरार। सैकड़ों निगाहों के बीच लियाना चुप रही। ज़यान ने इशारा किया, 2 महिला सिपाही सामने आईं। ए फ्लैट चलो, इस बार तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पापा के लिए। लियाना ने धीरे धीरे सिर झुका दिया, और वो उसके साथ चल पड़ी। हवेली की दहलीज। ज़यान के साथ चलना जैसे एक अजनबी दुनिया में कदम रखना था। बड़ी हवेली के दरवाजे पर खड़ी लियाना कांप रही थी, डर से नहीं, नए जीवन की दहशत से। उसे देखकर मरियम बेगम आगे आई, शालीन, सौम्य और ममता से भरी। अब तू मेरी बेटी है, ये घर तेरा है, और मैं तेरी माँ।
लियाना ने उनके सीने से लगकर अपने सारे टूटे टुकड़े समेट लिए। हंसिया चांद बालकनी की नज़र से। ज़यान हवेली की बालकनी में खड़ा चांद देख रहा था। आज एक साया जो गलियों में था अब हवेली के अंदर था। वो सफ़र जो डर और गुस्से से शुरू हुआ था अब एक वादे की मंजिल पर था। अध्याय 1